हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। तो चलो इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले बेंजीन की अगर बात किया जाए, इस बेंजीन से पूछते हैं कि भाई तू कौन सा रिएक्शन देना चाहता है, तो ये क्या बोलेगा कि देखो हमारे पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां रेजोनेंस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, मतलब निगेटिव चार्ज, तो मैं न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करूंगा। कैसा बिहेव करूंगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। मैं बोला बहुत अच्छी बात, तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर। मैं बोला कि तुम पर अटैक कौन करेगा? तो बोला कुछ भी हो जाए मेरे पे तो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल ही पहले होना चाहिए। मैं बोला सही बात है यार, तो खुद न्यूक्लियोफाइल है तो तुम पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हुआ तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन दिए इधर, कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पिछले क्लास में बना पढ़ाया था उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए शुरू कर सकते। तो सर जैसे ये इधर पोलराइज होगा, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये बॉन्ड है कि गया? आप बोलो गया। ये माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? इस तरह से एक स्पीशीज बन गया सर। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड गया, यहां पर प्लस चार्ज है सर, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। और अगर ध्यान से देखो सर तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यहां से लेके यहां तक। पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हुआ, यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस हुआ। मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना हम चाहें सर तो ये ऐसे कुछ बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज एरेनियम आयन। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को हम लोग क्या बोले थे? वीलैंड कॉम्प्लेक्स। एरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, ये कंपाउंड एरोमेटिक था। अब एरोमेटिसिटी रहा क्या? नहीं रहा सर, क्योंकि पूरे साइक्लिक रिंग में तो पहले रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। तो ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहा है। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाएगा तो ये प्रोसेस स्लो होगा कि फास्ट होगा? तो आप बोलोगे कि सर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और मैंने क्या बताया था? स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है? ये नॉन एरोमेटिक है और बेंजीन था तो हर जगह H है। अगर यहां से H प्लस निकल जाए तो यहां माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? माइनस H प्लस, यहां पर क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर E आ गया, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड। सर फायदा क्या हुआ? ये फिर से एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना। ये जो प्रोसेस होगा स्लो होगा कि फास्ट होगा? आप बोलोगे फास्ट होगा। रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है, फास्ट स्टेप जो होता है रेट को डिटरमाइन नहीं करता है। क्यों? तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये मार्कर बनाने की कंपनी है और इसके दो पार्ट है, एक मार्कर और दूसरा उसका कैप। एक दिन में मैं कैप जो बना रहा हूं वो 500 बना रहा हूं और मार्कर जो बना रहा हूं वो मैं 200 बना रहा हूं। फास्ट क्या मैंने बनाया? कैप। एक दिन में 500 बनाया यार, फास्ट बनाया, और ये 200 बनाया, तो क्या हो गया? स्लो। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक दिन में कंप्लीट कितने मार्कर बन के तैयार हो गए, तो आप क्या बोलोगे कि 200 कंप्लीट मार्कर बने। आप बोले सर 500 तो कैप बनाए थे ना, कैप का क्या करें? कंप्लीट मार्कर की बात करें, मार्कर प्लस कैप की बात कर रहे हैं। 200 स्टेट्स ऐसे हमें मिलेंगे जिसमें मार्कर और कैप दोनों होगा, मतलब कंप्लीट मार्कर। तो ये 200 बना, ये 200 किस पे डिपेंड किया? स्लो स्टेप पे कि फास्ट स्टेप पे? स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप जो रिएक्शन का होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। इस स्टेप जहां से प्रोटॉन निकल रहा है, H प्लस का मतलब प्रोटॉन, निकलना मतलब डीप्रोटोनेशन, जुड़ना मतलब प्रोटोनेशन।
प्रोटॉन निकल रहा है तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस स्टेप का हम एक नाम दे सकते हैं डीप्रोटोनेशन। भाई तो ये स्लो स्टेप में नहीं निकल रहा है, फास्ट स्टेप में निकल रहा है और इस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो अब बताओ यहां से H प्लस निकले, D प्लस निकले, T प्लस निकले, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आप बोलोगे कि नहीं। तो अगर रेट की बात किया जाए तो C6H6 चाहे बेंजीन हो चाहे ड्यूटेरोबेंजीन है, C6 से D6 या फिर C6T6, इन तीनों का रेट नियरली सेम होगा। तीनों का रेट क्या होगा? सेम होगा। नियरली क्या? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये फास्ट स्टेप में निकल रहा है तो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया और दूसरा H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रोफाइल का आना, एक इलेक्ट्रोफाइल का चला जाना, उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। किस चीज का? इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ एल्केन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल को यहां जोड़ दो, लेकिन जोड़ने से क्या नुकसान होगा? एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। जबकि एल्कीन में क्या होता था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां क्यों नहीं एडिशन हुआ? भाई यहां न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया लेकिन ये सिंगल बॉन्ड हो गया ना, अब तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, अब ये एरोमेटिक नहीं रहा। तो एरोमेटिसिटी ब्रेक ना हो जाए इसलिए क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर देखा जाए तो रेट जो होगा C6H6, C6D6 और C6T6 का सेम होगा, क्योंकि H प्लस हो, D प्लस हो, T प्लस हो, इनका निकलना फास्ट स्टेप में हो, और जब फास्ट स्टेप में हो रहा है तो इस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। H, D, T तीनों क्या है? आइसोटोप। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोई आइसोटोप निकले इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कोई आइसोटोप निकले इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो आइसोटोपिक इफेक्ट। कोई आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व यहां पर नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लो सिवाय आयोडीनेशन और सल्फोनेशन के, एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। आयोडीनेशन और सल्फोनेशन को छोड़ लो तो यहां पर कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो बच्चों आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव? तो मैंने ये जीओसी में बताया था आपको, जब ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी बता रहा था तब मैंने बताया था एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस चीज को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो अगर हमारे पास इस तरह से 3 रिंग आ गए या मान लो कि 2 रिंग आ गए, एक में ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक में ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात को। एक इलेक्ट्रोफाइल को लाया गया और उससे बोला गया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल तू जाके कहां पर अटैक करना चाह रहा है,
दोनों में से एक ऑप्शन है, तुम्हें पहले किस पर जाना चाहोगे? इलेक्ट्रोफाइल बोला कि भाई मैं तो वहीं पर जाऊंगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। मैं बोला फिर अपना चॉइस बताओ। बोला कि यहां पर जो जी ग्रुप है इसको G1 ग्रुप मैंने बोल दिया और इसे G2 ग्रुप बोल दिया। बोला कि यहां G1 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस रिंग को, तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो मैं यहां पर जाना चाहूंगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए मैं यहां नहीं जाना चाहूंगा। रिएक्टिविटी की बात करें, अगर इसे हम फर्स्ट रिंग बोल दें, इसे सेकंड रिंग बोल दें, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 इज मोर देन दैट ऑफ 2। तो ऐसे ग्रुप जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो ग्रुप आर कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। बताया था ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा किसी कंपाउंड पे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करना चाहेगा। और इस तरह से हमने बहुत क्वेश्चन किए थे कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। बहुत क्वेश्चन किए थे जीओसी में, आप देख लेना एक बार उस जो नोट्स को जहां पर आपने बनाया है। अब हम लोग बात कर लें कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से थे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से थे। तो देखो, सबसे पहले यहां लिखते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और यहां पर लिखते हैं डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग में मैंने क्या बताया था? सभी के सभी प्लस M ग्रुप, प्लस H हाइपर कंजुगेशन ग्रुप एंड प्लस I ग्रुप। यहां पर मैंने क्या बताया था? माइनस M ग्रुप, माइनस H ग्रुप एंड माइनस I ग्रुप। ये सब क्या है? डीएक्टिवेटिंग। ये क्या है? एक्टिवेटिंग। जैसे OH प्लस M है ना बेटा, लोन पेयर है, तो एक्टिवेटिंग हो गया। NH2 एक्टिवेटिंग हो गया। N C डबल बॉन्ड O CH3 एक्टिवेटिंग हो गया क्योंकि N के पास लोन पेयर है। CH3 प्लस I ग्रुप एक्टिवेटिंग हो गया, एक्सेट्रा। माइनस M वाले, माइनस H वाले ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटिंग। जैसे NO2 क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग। CN डीएक्टिवेटिंग। C डबल बॉन्ड OH डीएक्टिवेटिंग। CCl3 रिवर्स हाइपर कंजुगेशन एक ही एग्जांपल था, डीएक्टिवेटिंग। माइनस I Cl BrI ये सब क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। एक और पॉइंट बताया था कि जितने एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे? इस चीज को भी समझे। यहां पर मान लो कि कोई यहां पर हमने ऐसे ग्रुप ला दिया, O का लोन पेयर रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कहां जाएगा? ऑर्थो पे। फिर ये माइनस का रेजोनेंस करके कहां आएगा? पैरा पे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मैंने बताया था। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Activating groups are orthopara-directing in nature। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा इसमें? देखो इलेक्ट्रोफाइल आया, मैंने पूछा इलेक्ट्रोफाइल भाई तू कहां जाना चाहता है, तो ये बोल रहा है कि जहां पर माइनस चार्ज मिलेगा। कहां मिल रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की अगर बात किया जाए, सब समझाया हुआ है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की अगर बात किया जाए तो चलो भाई कोई यहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस,
ये प्लस इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस। मैंने इलेक्ट्रोफाइल से पूछा भाई इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा, बोलेगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। मैं बोला इस प्लस के पास जाना चाहेगा क्या, बोलेगा कि नहीं मैं तो यहां पर आना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर प्लस, यहां पर माइनस चार्ज तो नहीं है लेकिन प्लस चार्ज भी तो नहीं है, तो यहां पर नहीं आना चाहेगा। तो कहां आना चाहेगा, मेटा पर। तो क्या लिखेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर, मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सर ऐसा क्यों, सुनना, ये इसका भी मैं रीजन बता दे रहा हूं। मैंने यहां पर कोई हेलोजन रख दिया, चलो भाई हेलोजन से बोला तुम्हारा कौन सा इफेक्ट, तो बोलेगा कि प्लस एंड माइनस आई दोनों। मैं बोलूंगा डोमिनेंट क्या है, तो बोलेगा कि माइनस आई। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि दे रहा है, तो बोला खींच रहा हूं, तो डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो देखो डीएक्टिवेटिंग में मैंने हेलोजन को लिया है, ClBr एक्सेट्रा। अब देखो मैं पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल एक आ रहा है, कहां जाना चाहेगा भाई, तो बोला कि देखो मैं डीएक्टिवेटिंग हूं तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं तो हर जगह प्लस डेल्टा तो है, लेकिन मेरे पास लोन पेयर है जो रेजोनेंस कर रहा है, तो ऑर्थो पैरा पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो मेटा पे सिर्फ और सिर्फ प्लस है, जबकि ऑर्थो पैरा पे माइनस भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आना चाहेगा, ऑर्थो पैरा पे। तो क्या लिखेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन्स आर deactivating but ortho para directing। तो हेलोजन्स क्या है, डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बेटा ये लेक्चर, ये चीज पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने जीओसी में भी पढ़ाया है, तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कराया, आप इसे नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो अभी आपने क्या देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं करना है सर, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ला के जोड़ दो तो ये यहाँ E प्लस जाएगा और आएगा और H प्लस यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पर कंप्लीटली E का सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आया और H प्लस चला गया, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया H पे। अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होगा। जैसे अगर अब बात करें अपन, ये एक बेंजीन रिंग है, ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे अगर अल्काइल कार्बोकटायन आया एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, ये अल्काइलेटेड बेंजीन बन जाएगा। भाई ई था तो ई आया, एच गया, एच जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। चाहो तो माइनस एच प्लस कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी दिखाओ। सेकेंड रिएक्शन में हमने क्या किया, अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस ये लाया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये प्लस जाके इस पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर यहां पर यही हमने हेलोजन प्लस रखा तो हेलोजन जाके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। अगर यहीं पर हमने NO2 प्लस ला के रख दिया तो NO2 प्लस इस पे जाएगा और क्या बन जाएगा, यहां पर नाइट्रोबेंजीन।
अगर यहीं पर हमने SO3H ले लिया तो क्या बन जाएगा, यहां पर SO3 ले लिया, SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता होगा, मैंने बताया था GOC में पोलर पाई बॉन्ड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा SO3H। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन हो रहा है ना, आर्क जा रहा है, और इस रिएक्शन को साइंटिस्ट ने कराया था जिसका नाम था फ्रीडल क्राफ्ट। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि हैलोजन आ रहा है तो हैलोजिनेशन। एरोमेटिक रिंग पे हैलोजिनेशन हो रहा है, ना कि एल्केन पे। ये कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रेशन। अब चूंकि ये दोनों रिएक्शन को साइंटिस्ट कराया था फ्रीडल क्राफ्ट, इसलिए नाम हो गया फ्रीडल क्राफ्ट। इस पे SO3H आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन। अब ये अलग बात है कि यहां पर R+ हमें कहां से मिलेगा, यहां पर RC⸻O एसाइलिनियम आयन कहां से मिलेगा, हेलोनियम आयन कहां से मिलेगा, NO2+ कहां से मिलेगा, SO3 कहां से मिलेगा। लेकिन अगर एरोमेटिक रिंग पे ये जा रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलेंगे, अगर ये जा रहा है तो असाइलेशन बोलेंगे, अगर ये जा रहा है तो क्या हैलोजिनेशन बोलेंगे, NO2 जा रहा है तो नाइट्रेशन, और SO3H अगर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन। ये बाद की बात है कि R+ कहां से मिला, RC⸻O+ कहां से मिला, X+ कहां से मिला, NO2+ कहां से मिला। तो चलिए इसमें से एक एक करके रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसे नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, एरोमेटिक रिंग है और इस पे R+ का अटैक हुआ तो क्या बन जाएगा, अल्काइलेटेड। यहां पर ये R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब थोड़ा मेरी बात को सुनिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग पे R+ का अटैक हुआ। किसका अटैक हुआ, R+ का। तो क्या बना, अल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैंने GOC में आप लोग को पढ़ाया था एक चीज, आपको अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ाया था, या मैंने बताया था कि ऐसे ग्रुप जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। अब सुनना मेरी बात को, ये R+ आया, इस पर रिएक्शन किया, अल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि दूसरा R+ जैसे ही आएगा वो कहां जाना चाहेगा, दूसरा R+ जो आएगा वो कहां जाना चाहेगा, तो आप बोलोगे कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल R+ जाना चाहेगा। मतलब जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, वही ना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है कि प्रोडक्ट वाला रिंग, तो आप बोलोगे सर R जो है उसका +I लगता है, +I लगता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है।
तो अब क्या होगा, R प्लस यहां पर आके अटैक करेगा, तो मोनो अल्काइलेशन हो जाएगा, डाई अल्काइलेशन, बाई अल्काइलेशन हो जाएगा। दो अल्काइल ग्रुप मान लो कि आके जुड़ गया, अब और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और बढ़ गया, चार बढ़ जुड़ेगा। हम तो चाहते थे यार कि मोनो अल्काइलेशन हो जाए, हम क्या चाहते थे, मोनो अल्काइलेशन हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है, पोलो अल्काइलेशन, पोली अल्काइलेशन। क्या है, पोली अल्काइलेशन हो रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इसको पूरा लिख दीजिए, फिर बाद में हमें से पूछिएगा कि सर FC क्या है। तो आप क्या देख रहे हो, इन दिस रिएक्शन, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम एक्टिवेटेड है, रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। रिएक्टेंट क्या है, कम एक्टिवेटेड है, और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। कैसे पता चला, क्योंकि R का प्लस आई लगता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव। तो फर्दर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इस पे नहीं जाना चाहेगा, इस पे जाना चाहेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा इससे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का। तो क्या लिखेंगे, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन अगर मान लो कि एक बार और हो गया तो क्या होगा, इस पे दो R ग्रुप आएंगे, एक R ये आ गया, मान लो कि दूसरा R ये आ गया, और फिर से R प्लस आएगा, तो वो कहां जाना चाहेगा, इस पे या इस पे या इस पे, तो आप बोलोगे इस पे जाना चाहेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो क्या लिखेंगे, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन प्रोडक्ट is more reactive than reactant in each step. So एक बार अल्काइलेशन हो रहा है कि बार बार हो रहा है, बार बार। सो पोली अल्काइलेशन टेक्स प्लेस। सो पोली अल्काइलेशन टेक्स प्लेस, इसलिए यहां पर क्या होता है, पोली अल्काइलेशन होता है। दिस इज मेजर ड्रॉबैक। दिस इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पोली अल्काइलेशन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं सर, मोनो अल्काइलेशन ही हो, पोली अल्काइलेशन नहीं हो। तो हमने क्या किया कि इसको बहुत ज्यादा ले लिया। हमने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा ले लिया। जैसे ही हम इसको बहुत ज्यादा ले लेंगे, सुनना मेरी बात, तो मान लो कि पहले 100 अल्काइल ग्रुप आया और ये 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, तो 100 ऐसा प्रोडक्ट बना और 1 करोड़ ये है। अब R प्लस आएगा तो इससे कोलाइड होने की टेंडेंसी कम, क्योंकि ये नंबर में कम है, ये नंबर में ज्यादा है, तो इससे कोलाइड करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसे एक्सेस में ले ले, लार्ज एक्सेस में ले ले, तो प्रोडक्ट पे फिर से रिएक्शन होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर में ज्यादा होंगे। ऐसे समझो ना कि मान लो कि ये 20 था, ये 10 अल्काइल ग्रुप आया, तो 10 ये बन गया, 10 ये बच गया। अब अल्काइल ग्रुप दोनों में से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। लेकिन यही मान लो कि इधर 1 करोड़ होता, तो 10 गया, उसके रेस्पेक्ट में अभी तो 1 करोड़ ही बचा है। 10 कम का मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ ही बचा है।
अब 1 करोड़ से कोलाइड होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इससे कोलाइड होने की टेंडेंसी कम है। मतलब अगर लार्ज एक्सिस में हमने रिएक्टेंट को ले लिया तो मोनो अल्काइलेशन ही होगा, पॉली अल्काइलेशन नहीं होगा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इफ reactant is taken in large excess, then monoalkylation takes place. Then monoalkylation टेक्स प्लेस। अगर हमने लार्ज एक्सेस में लिया तो अब बात आती है कि सॉल्वेंट क्या लिया जाए, इस रिएक्शन में हम सॉल्वेंट क्या ले लें। तो बताओ, सॉल्वेंट अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव ले लेंगे तो रिएक्शन इसमें हो जाएगा कि सॉल्वेंट पे हो जाएगा? सॉल्वेंट पे हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा रिएक्टिव था। अगर मान लो कि हमने फिनॉल ले लिया, तुम्हारे पास मैं 2 ऑप्शन देता हूं, एक तो सॉल्वेंट में तुम फिनॉल ले लो और एक सॉल्वेंट लेता हूं मैं नाइट्रोबेंजीन। तो फिनॉल में O का प्लस M, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये एक्टिवेटेड रिंग हो गया, मोर रिएक्टिव रिंग हो गया। जीओसी में मैंने ये सब पार्ट पढ़ाया था, कौन ज्यादा एक्टिवेटेड है, ESR के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सब बताया था। तो OH में प्लस M लग रहा है, इसलिए एक्टिवेटेड रिंग है, तो ये मोर रिएक्टिव है। अब बेंजीन रख दो, फिनॉल रख दो, दोनों में किसमें रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक? पहले सर इसमें रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इस रिंग की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। NO2 लगा है, -M इफेक्ट लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। मतलब अब नाइट्रोबेंजीन और हमने बेंजीन को रखा, तो अब इस पे रिएक्शन होने वाला नहीं है, इस पे रिएक्शन होगा। तो फिनॉल एज हम नहीं लेंगे सॉल्वेंट, क्या लेंगे? नाइट्रोबेंजीन। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखेंगे क्या, कि नाइट्रोबेंजीन इज टेकन एज नाइट्रोबेंजीन इज taken as solvent for Friedel-Crafts alkylation reaction। हम लोग नाइट्रोबेंजीन को लेते हैं एज ए सॉल्वेंट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो अभी हमने क्या देखा था कि जैसे R प्लस आ गया, R मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज, NO2 में N पे प्लस चार्ज, इसी तरह से हेलोजिनेशन में Cl पे प्लस चार्ज। तो देखो, कार्बन पे प्लस चार्ज, N पे प्लस चार्ज, Cl पे प्लस चार्ज, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप बोलोगे कार्बन पे प्लस चार्ज, इनकी EN ज्यादा है तो इस पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है। तो ये जब स्टेबल है, सुनना मेरी बात को, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी नहीं है जितना इसे है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम रखता है और ये ज्यादा रखता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से लव होने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये कमजोर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, वीक हो गया, और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब कहने का ये है कि ये इलेक्ट्रॉन से उतना अट्रैक्ट नहीं, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन की इतनी भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि सर C पे प्लस चार्ज है, N पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज अनस्टेबल, ये प्लस चार्ज स्टेबल है, तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी जल्दीबाजी नहीं है। तो इसे इलेक्ट्रॉन का कम भूख है, इसे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूख है। इसे जब कम भूख है तो ये वो खाना नहीं खाएगा जो खाना बहुत अच्छा क्वालिटी का ना हो। ऐसे समझो कि एक मैं हूं और मेरे साथ तुम यहां पर खड़े हो, मैं आराम से घर से खाना खा के आया हूं, मेरे को कम भूख है, मैं स्टेबल हूं,
तुम घर से खाना नहीं खा के आए हो, 2-3 दिन से नहीं खाना खाए हो, तुम बहुत हाईली अनस्टेबल हो। तो तुम क्या करोगे, जो भी खाना मिलेगा उसे खाना शुरू कर दोगे। और मैं क्या करूंगा, भाई मेरे को भूख नहीं है, मैं खाना खाऊंगा तो अच्छा खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मतलब समझ में आ रही है? इसको क्या चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको न्यूक्लियोफाइल अच्छा चाहिए। कहने का मतलब है कि वो रिंग चाहिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि इसको जल्दीबाजी नहीं पड़ी हुई कि हमें रिएक्शन करना है, क्योंकि ये खुद ही स्टेबल है। तो अल्काइल कार्बोकैटायन इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक उसको न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग मिल जाए। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, तब तो ये अटैक कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा अटैक हो जो इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा हो, जैसे माइनस एम इफेक्ट कोई जुड़ा हुआ है। तो माइनस एम इफेक्ट जैसे मान लो कि बेंजीन के ऊपर कहीं NO2 जुड़ा हुआ है, तो इसका माइनस एम ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। जब कम हो गया तो C प्लस बोलेगा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो पूछे C प्लस से तू कहां जाएगा, बोलेगा बेंजीन पे चला जाऊंगा। बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जैसे OH लगाए थे, फिनॉल लगाए थे, वहां मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं नहीं जाऊंगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली एक्टिवेटेड एंड बेंजीन रिंग, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग, नॉट गिवन बाय डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं, सिंस alkyl carbocation is a weak electrophile, so it does not attack on highly deactivated benzene ring like मान लो कि नाइट्रोबेंजीन आ गया, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड आ गया, एक्सेट्रा, इन सब पे नहीं होगा। ये तभी होगा जैसे बेंजीन आ गया हो जाएगा, फिनॉल आ गया हो जाएगा। तो आप इसे नोट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है बेटा। आप जीओसी के उस लेक्चर का जो नोट्स बनाए हैं वो देखना एक बार, जहां पर हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR बताए हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका रिएक्टिविटी कम है, ये सब मैंने डिस्कस किया है जीओसी के उस लेक्चर में, जब हमने ESR के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था। तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर बेंजीन रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ गया तो उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? +I, +H, +M ग्रुप। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कोई ग्रुप आ गया तो उसे बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। -I, -H, -M ग्रुप। तो ये सब मैंने बताया था, एक बार उस लेक्चर को देखना तो ये और तुम्हें क्लियर होना शुरू हो जाए। तो क्या देख रहे हो कि इस पे R ग्रुप आ रहा है। R मतलब अल्काइल, अल्काइल का +I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जो दूसरा अल्काइल आएगा, जैसे मान लो कि मैं अल्काइल ग्रुप हूं, मैं जा रहा हूं उस रिंग के पहले तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इस रिंग के पास मैं गया। जैसे ही मैं इस रिंग के पास गया ये बन गया। अब मैं फिर से आया, अब मैं कहां जाऊं, मेरे पास ऑप्शन है यहां जाऊं कि यहां जाऊं। तो मैं ये सोचूंगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जो एक्टिवेटेड रिंग होगा वहां जाऊंगा। दिस इज एक्टिवेटेड रिंग, तो मैं यहां पर आके अटैक करूंगा। फिर मैं आऊंगा तो अब कहां जाऊंगा, मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैं यहां पर जाने की कोशिश करूंगा। तो मोनो अल्काइलेशन हो रहा है कि पोली अल्काइलेशन? पोली अल्काइलेशन। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैं चाहता हूं कि नहीं सर, मुझे तो मोनो अल्काइलेशन ही करना है। तो इसको क्या किया, इसको बहुत लार्ज एक्सेस में ले लिया, करोड़ों ले लिया। अब जैसे करोड़ों लिया, हमने रिएक्शन कराया
तो कुछ इस पे रिएक्शन हुआ, तो कुछ ही पे हुआ, ये तो बहुत अभी बचा हुआ। हमने जब एक्सेस में ले लिया तो ये बहुत है। मान लो कि 10 पे रिएक्शन हो गया, 10 जाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब R प्लस आया, इस पे जाऊं कि इस पे जाऊं, जाना चाह रहा था इस पे, तब तक टकरा के आ गया क्योंकि नंबर में ज्यादा है। तो मोनो अल्काइलेशन हो गया। कब मोनो अल्काइलेशन होगा? अगर लार्ज एक्सेस में हम लिया, इफ रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, बेंजीन को लार्ज एक्सेस में ले लिया तो यहां पर मोनो अल्काइलेशन होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट, so polyalkylation takes place. But if reactant benzene is taken in large excess, then monoalkylation takes place. Next point, nitrobenzene is taken as solvent for Friedel-Crafts alkylation reaction. अगर मान लो कि यहां पर कुछ आप ऐसा कंपाउंड ले लिए जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, हमें रिएक्शन कराता ना था किससे? बेंजीन से, रिएक्शन हो जाएगा सॉल्वेंट से, तो हमें इसे लेस रिएक्टिव लेना है, तो हमने क्या लिया? नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 का माइनस है। अब अल्काइल कार्बोकैटायन के बारे में मैंने क्या बताया कि ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है कंपेरिजन टू X प्लस NO2 प्लस। तो जब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो जाके वहां पर अटैक करेगा जहां पर रिंग क्या हो? एक्टिवेटेड या बेंजीन रिंग, डीएक्टिवेटेड पे अटैक नहीं करना चाहेगा। तो सिंस R प्लस इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, सो इट डज नॉट अटैक्स ऑन हाईली डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। हाईली डीएक्टिवेटेड का मतलब माइनस में अगर लगा हो तो नहीं अटैक करेगा। देखो आप यहां पर नाइट्रोबेंजीन पे नहीं रिएक्शन हो, R प्लस नहीं आएगा, यहां R प्लस नहीं आएगा, तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हम लोग पास कर रहे थे। तो R प्लस जा रहा है, इसके लिए आपने कुछ ड्रॉबैक देखा कि पॉलीअल्काइलेशन हो रहा है। उस पॉलीअल्काइलेशन को कैसे रोका जाए ये भी आपने देखा। उसके बाद आपने देखा कि सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, और तीसरी पॉइंट हमने ये देखा कि डीएक्टिवेटेड रिंग जो होता है उस पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होता है। अब हमारे पास एक ये चीज आ गया कि भाई ठीक है, एरोमेटिक रिंग प्लस R प्लस, ये एरोमेटिक रिंग है और इसमें R प्लस कहीं से डाला तो क्या बन जाएगा? अल्काइलेटेड एरोमेटिक रिंग, ये प्रोडक्ट बन गया। इसके बारे में हमने क्या देखा? सॉल्वेंट क्या लेना है? नाइट्रोबेंजीन। पॉली अल्काइलेशन हो रहा है इसलिए इसे कितना लेना है? लार्ज एक्सेस। सबसे बड़ी बात है कि R प्लस कहां से आया, तो क्या लिखेंगे? जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ R प्लस, फॉर्मेशन ऑफ R प्लस। R प्लस कैसे बनाए? तो पहला तरीका R प्लस बनाने का, पहला तरीका R प्लस बनाने का कि हमने क्या किया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ H प्लस ले लिया। आपको तो पता होगा यार रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पे जाकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। क्या बन गया सर? ये इस तरह से हुआ होगा, यहां पर माइनस, ये माइनस जाकर अटैक किया होगा तो ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड, यहां पर प्लस, देखिए यहां प्लस यहां माइनस, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH2 CH3 प्लस, कार्बोकैटायन बना। रीअरेंजमेंट हो सकता है सर। दूसरा तरीका, अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल में H प्लस मिला दिया। सर O के पास लोन पेयर है, H प्लस को छोड़ेगा नहीं, उससे जाकर अटैक कर जाएगा। O ने अपना लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया तो O पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। H2O प्लस बन गया सर, बेस्ट लिविंग ग्रुप दुनिया का, ये क्या होगा? यहां से निकल जाएगा, यहां से H2O बाहर निकला, क्या बन जाएगा? R प्लस, कार्बोकैटायन बना। यहां भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट। सर हमने एल्कीन लिया, एल्कीन के ऊपर H प्लस मिलाया, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट होगा। इस कार्बोकैटायन के रीअरेंज कार्बोकैटायन को इस पे लाके चिपका देंगे।
यहां भी कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, लाके चिपका दिए। थर्ड तरीका, आरसीएल ले लिया और इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। कैसा है? एनहाइड्रस है। हाइड्रस क्यों नहीं? क्योंकि सर हाइड्रस रहेगा तो H2O उसमें रहेगा, जो AlCl3 लेविस एसिड था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, इस पे जाके लोन पेयर अटैक कर देगा, इसलिए एनहाइड्रस लिया। जैसे ही एनहाइड्रस AlCl3 लिया, Cl के पास लोन पेयर देखा, कौन? AlCl3। इस लोन पेयर को अपने तरफ लाना चाहा, तो ये लोन पेयर देगा तो इस पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड इधर की तरफ देखोगे, क्या बन गया? R प्लस AlCl4 माइनस, क्योंकि एक और Cl आ गया तो यहां माइनस चार्ज। भाई R प्लस बना, कार्बोकैटायन बना, तो यहां भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। हम चाहते हैं कि नहीं सर, बिना रीअरेंजमेंट हुए तब प्रोडक्ट बन जाए, बिना रीअरेंजमेंट हुए ही प्रोडक्ट बन जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो। तो चौथा तरीका, फोर्थ मेथड देखना, हमने क्या लिया? आरसीएल ले लिया और साथ में FeCl2 ले लिया। सुनिएगा बेटा, Fe के पास वैकेंट ऑर्बिटल, डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्या होगा? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड पर कैरेक्टर आएगा। ये वीक लेविस एसिड होता है। क्या होता है? वीक लेविस एसिड। और AlCl3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। तो जब ये वीक लेविस एसिड है तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास लेना चाहेगा, लेकिन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या बनेगा? R, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Cl, ये ले रहा है। सर डॉट क्यों बना है? क्योंकि टेंडेंसी कम थी, तो यहां कटायन बना के पार्शियल कटायन बना, आप बोलोगे पार्शियल कटायन। Cl माइनस या पार्शियल अनायन, यहां पर पार्शियल अनायन। यहां पर क्या बना? कंप्लीट Cl माइनस निकल गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड था। AlCl3 क्या है? स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। और ये क्या है? FeCl3 वीक लेविस एसिड। तो अब ये R प्लस ही जाके अटैक करेगा, प्लस डेल्टा जो है वही जाके अटैक करेगा। पार्शियल कटायन बना तो कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या? नो रीअरेंजमेंट। तो अगर रीअरेंजमेंट करा के प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या लेंगे? इसमें से कोई ले लेंगे, वो R प्लस देगा और जाके अटैक कर जाएगा, रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर क्या होगा? विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? FeCl2, FeCl3 ये वीक लेविस एसिड होता है। क्या होता है? वीक लेविस एसिड। तो इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखो इसको इसीलिए मैंने बोल्ड लिख दिया। और सभी केसेस में क्या हो रहा था? रीअरेंजमेंट हो रहा था। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद कुछ एग्जांपल हम करते हैं। नोट करो बेटा। हाँ बच्चों, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है किस चीज से? CH3 CH2 CH2 Cl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। RCl RH प्लस एनहाइड्रस AlCl3। कौन सा रिएक्शन होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कार्बोकैटायन बनेगा। फिर बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है एल्कीन प्लस H प्लस से। एल्कीन पे H प्लस आएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फिर से बेंजीन का रिएक्शन कराया गया CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 FeCl2 कोई ले लिया गया। तो यहां भी क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा। ये सब के सब क्या करेंगे? कार्बोकैटायन को जनरेट करेंगे, कार्बोकैटायन को जनरेट करेंगे, कार्बोकैटायन को जनरेट करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है। भाई अगर ध्यान दो तो क्या बनेगा? यहां पर देखो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 एनहाइड्रस। इसने Cl माइनस को बाहर निकाला, कार्बोकैटायन बना।
अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, रीअरेंजमेंट, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग पढ़ाया था ना। तो ये प्लस यहां जाएगा, एक यहां आएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 प्लस। यहां पर क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 का सर प्लस आई लग रहा है, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज, ये माइनस एस प्लस पे जाकर अटैक किया, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3। यहां पर क्या है, प्लस चार्ज। यहां पर क्या होगा सर, यहां पर FeCl3 आया है ना, तो ये आके अटैक करना चाहेगा लेकिन वीक है, इसलिए यहां पर माइनस डेल्टा और यहां पर प्लस डेल्टा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। यहां पर रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं थी और यहां पर रीअरेंजमेंट हुआ, तो इसमें प्लस चार्ज इस पे अटैक करेगा, मतलब बेंजीन रिंग का इस पे अटैक होगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो यहां पर बेंजीन पे बीच में CH CH3 CH3, ये आके यहां पर भी प्लस चार्ज बीच में है, वो जाकर अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहां पर क्या होगा, ये कंप्लीट कार्बोकेटाइन ही नहीं बना है तो रीअरेंजमेंट कहां से, तो ये प्लस चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, इसी पे जाकर अटैक कर देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH3। यहां नो रीअरेंजमेंट और यहां रीअरेंजमेंट हुआ। यही चीज मुझे बताना है तुम्हें, यही चीज मुझे बताना था। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये बताया कि यहां पर रीअरेंजमेंट हो के प्रोडक्ट मिला और यहां पर विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिला, मतलब वीक लेविस एसिड लिया तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड लिया तो रीअरेंजमेंट होगा। सर वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, तुम ये याद रखना, FeCl3 FeCl2 आ जाए तो वीक है, AlCl3 आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, एक पॉइंट लिखेंगे, एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है उस चीज को पहले नोट करते हैं फिर समझते हैं। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, because एनिलीन इज ए बेस। भाई NH2 है, एनिलीन तो क्या होगा, बेस होगा। एनिलीन इज ए बेस and in presence of एसिड, भाई AlCl3 क्या था, लेविस एसिड, H प्लस क्या था, एसिड था, एडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जैसे ये क्या है, एनिलीन है, जैसे इस एनिलीन के सामने मान लो कि आपने RCl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहां वैकेंट ऑर्बिटल है, Cl का लोन पेयर आना चाहता था, उससे पहले N का लोन पेयर यहां पर आ गया और क्या बन जाएगा, यहां पर NH2 तो था ही और साथ में इस पे प्लस चार्ज आ गया और AlCl3 माइनस चार्ज। अब N पे प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डीएक्टिवेटेड हो गया, इसको हमने बोल दिया क्या, एडक्ट। अब इस पे R प्लस आके नहीं अटैक करता,
क्यों? ये डीएक्टिवेटेड रिंग हो गया, डीएक्टिवेटेड पे तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता नहीं है। तो चूंकि एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए एनिलीन जो होगा वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। अब बात आती है कि सर क्या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एनिलीन तो होगा ही नहीं, कोई भी तरीका नहीं है। तो है ऐसा तरीका, आगे पढ़ेंगे। इसके बेसिसिटी को किसी तरह से कम कर दो, जैसे बेसिसिटी इसका कम हो जाएगा फिर यहां से ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और जब नहीं होगा एसिड बेस तो आराम से ये Cl यहां पर आएगा, Cl माइनस निकला, प्लस चार्ज आया, वो जाके इस पे अटैक करना शुरू कर देगा। तो एनिलीन की अगर बात करें तो डायरेक्टली नहीं देगा, तो यहां पर डायरेक्टली एक वर्ड लिख लेते हैं, बिकॉज aniline is a base. Because aniline is a base and in the presence of acid, adduct formation takes place. तो डायरेक्टली नहीं देगा। अब कब देगा? इसके बेसिसिटी को हमें कम करना पड़ेगा, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, लेकिन आज जो आपने पढ़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आगे आप देखोगे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, या फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, इस रिएक्शन का हर चैप्टर में यूज आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। तो इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे, पूरा एरोमेटिक चैप्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।